स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रक्रिया को करीब से समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोजमर्रा की अनगिनत चीजों के बनने में बहुत जरूरी है। मिक्सिंग यानी मिश्रण। नमस्ते। सोचिए, दवा की एक गोली से लेकर सुबह की ब्रेड तक या दीवार पर लगने वाले पेंट तक सब कुछ कहीं ना कहीं सही मिश्रण पर ही तो निर्भर करता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ तकनीकी नोट्स और रिसर्च पेपर्स जैसे अंश हैं जो मिक्सिंग के पीछे के विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स से खास बातें निकालना और ये समझना कि अलग अलग तरह की चीजों को, जैसे पाउडर हो, तरल हो या क्रीम जैसी गाढ़ी चीजें, इनको मिलाने के पीछे का साइंस क्या है और कौन से उपकरण ये काम करते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। मिश्रण एक बुनियादी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप देखें, फार्मेसी, खाना, कॉस्मेटिक्स, केमिकल इंडस्ट्री, मतलब हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, सही बात है। यहाँ असल चुनौती सिर्फ चीजों को मिला देना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से और एक समान रूप से मिलाना है, यूनिफॉर्म बनाना है। और इसके लिए सही तकनीक और सही उपकरण चुनना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम देखेंगे कि कैसे कणों के व्यवहार से लेकर मशीन के घूमने के तरीके तक हर छोटी चीज फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी तय करती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ठोस पदार्थों से, मतलब पाउडर या दानों को मिलाने से। हाँ, सॉलिड मिक्सिंग। नोट्स में लिखा है कि लक्ष्य है अलग अलग कणों को बेतरतीब ढंग से इस तरह फैलाना कि वो पूरे मिश्रण में एक समान रूप से मौजूद हों। यहीं पर ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन का जिक्र आता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। क्या ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है या इसका कोई खास मतलब है, खासकर दवाइयों के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। फैंसी बिल्कुल नहीं है, खासकर उन शक्तिशाली दवाओं के लिए जो बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, कम मात्रा वाली दवाओं के लिए? हाँ, सोचिए, अगर किसी टैबलेट में दवा का अंश सिर्फ कुछ माइक्रोग्राम है, तो उसे बाकी पाउडर में, जिसे हम डिल्यूट कहते हैं, उसमें पूरी तरह एक समान फैलाना कितना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन इसी काम को स्टेप बाय स्टेप करता है। दवा की थोड़ी मात्रा को लगभग उतनी ही मात्रा के डिल्यूट के साथ मिलाया जाता है, फिर इस मिश्रण को उतनी ही मात्रा के डिल्यूट के साथ मिलाते हैं। अच्छा। और ये प्रोसेस तब तक दोहराते हैं जब तक सारा डिल्यूट मिल ना जाए। इससे ये पक्का होता है कि दवा की वो छोटी सी मात्रा भी हर डोज में बराबर हो। समझ गई। इसके बिना कम डोज वाली दवाओं को सेफ और इफेक्टिव बनाना लगभग नामुमकिन होता। अच्छा, तो ये सिर्फ मिलाना नहीं है बल्कि बहुत सटीकता से मिलाना है। बिल्कुल, प्रिसिजन। नोट्स में मिश्रण के 3 मुख्य तरीकों या कह लें मैकेनिज्म का जिक्र है: कन्वेक्टिव, शेयर और डिफ्यूजिव मिक्सिंग। क्या आप इन्हें आसान शब्दों में समझा सकते हैं? ये अलग-अलग कैसे काम करते हैं? जरूर। देखिए, कन्वेक्टिव मिक्सिंग सबसे सीधा है। ये सामग्री के बड़े हिस्से का एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे आप फावड़े से रेत के ढेर को पलटते हैं, है ना? हाँ। या मिक्सर में लगा पैडल पाउडर को ऊपर नीचे करता है। ये मोटे तौर पर मिश्रण करता है, जिसे हम मैक्रो मिक्सिंग कहते हैं। मैक्रो मिक्सिंग, ठीक है। फिर आता है शेयर मिक्सिंग। ये तब होता है जब सामग्री की परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं या जब कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ा जाता है। अच्छा। सोचिए, जैसे ताश के पत्तों को फेंटते हैं या गाढ़े पेस्ट को मसलते हैं। ये शेयर है। ये उन कणों को अलग करने के लिए जरूरी है जो आपस में चिपटते हैं या ढेले बनाते हैं। हाँ। और तीसरा, डिफ्यूजिव मिक्सिंग। ये सबसे सूक्ष्म, मतलब माइक्रो लेवल पर होता है। डिफ्यूजिव। हाँ, डिफ्यूजिव। ये अलग अलग कणों का धीरे धीरे एक दूसरे के बीच फैलना है। जैसे किसी भीड़ में लोग धीरे धीरे अपनी जगह बदलते हैं। इसे माइक्रो मिक्सिंग कहते हैं। माइक्रो मिक्सिंग। एक अच्छे मिश्रण में अक्सर ये तीनों मैकेनिज्म एक साथ काम करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका मिक्सर के डिजाइन और सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये दिलचस्प है कि कैसे बड़े पैमाने की हलचल से लेकर एकदम कणों के स्तर तक की क्रियाएं एक साथ चलती हैं। हाँ, अब आते हैं उपकरणों पर। नोट्स इन्हें बैच और कंटिन्यूअस में बांटते हैं। बैच यानी एक बार में फिक्स्ड मात्रा और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। सही। पहले बैच टाइप की बात करते हैं। सबसे सरल उदाहरण है मोर्टार और पेस्टल, जिसे नोट्स में ट्रिट्यूरेशन कहा गया है। ये तो बहुत ही बुनियादी लगता है। हाँ, ये सबसे पुराना तरीका है और लैब्स में आज भी काफी इस्तेमाल होता है। ट्रिट्यूरेशन सिर्फ रगड़ना नहीं है, इसमें दबाव डालकर कणों को तोड़ा और मिलाया जाता है। अच्छा, तोड़ा भी जाता है? हाँ, खासकर जब एक पाउडर को दूसरे में अच्छी तरह फैलाना हो या थोड़ा पीसना भी हो। लेकिन हाँ, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो बड़े पैमाने पर या ज्यादा असरदार मिश्रण के लिए क्या है? नोट्स में टम्बलिंग मिक्सर का जिक्र है। डबल कोन, वी कोन, क्यूब ब्लेंडर।
कहा गया है कि इनमें ब्लेड नहीं होते और ये बर्तन को घुमाकर मिलाते हैं। क्या ये बस डब्बे को पलटने जैसा है? काफी हद तक हाँ। ये पूरे कंटेनर को ही घुमाते हैं। सामग्री ऊपर उठती है और फिर ग्रेविटी से नीचे गिरती है, जिससे परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं। ये मुख्य रूप से डिफ्यूजिव मिक्सिंग को बढ़ावा देता है। ये उन पाउडर्स या दानों के लिए बहुत अच्छा है जो आसानी से बहते हैं, मतलब फ्री फ्लोइंग होते हैं और चिपकते नहीं हैं। ओके। ये काफी जेंटल मिक्सिंग है, कणों को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर पाउडर थोड़ा चिपचिपा है या उसमें ढेले हैं तो सिर्फ पलटने से शायद काम न चले। तो यहीं पर शायद वो ब्लेड वाले टम्बलिंग मिक्सर काम आते होंगे, जैसे नोट्स में लिखा है वी कोन विद ब्लेड। बिल्कुल, इनमें अंदर ब्लेड या जिन्हें इंटेंसिफायर बार कहते हैं वो लगे होते हैं। इंटेंसिफायर बार? हाँ, ये गिरने वाली सामग्री के रास्ते में आते हैं, जिससे टकराव होता है और शियर पैदा होता है। अच्छा। ये मिश्रण को तेज करता है और थोड़े चिपकने वाले या ढेलेदार पाउडर को भी मिलाने में मदद करता है। ये टम्बलिंग की सौम्यता और शियर की थोड़ी इंटेंसिटी का एक संतुलन है। अच्छा, अब उन मिक्सरों की बात करते हैं जिनमें बर्तन स्थिर रहता है और अंदर ब्लेड या पैडल घूमते हैं। नोट्स में इन्हें स्टैटिक मिक्सर कहा गया है। हाँ, स्टैटिक मिक्सर। इनमें रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेंडर, प्लैनेटरी मिक्सर शामिल हैं। रिबन ब्लेंडर कैसे काम करता है? इसके वो हेलिकल ब्लेड का क्या मतलब है? रिबन ब्लेंडर बहुत पॉपुलर है। इसमें एक यू आकार के बर्तन में 2 सर्पिल यानी हेलिकल रिबन ब्लेड एक ही शाफ्ट पर लगे होते हैं। 2 ब्लेड? हाँ, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी रिबन सामग्री को बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर तक धकेलता है, जबकि भीतरी रिबन उसे उल्टी दिशा में लाता है। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में? हाँ, इससे एक ही समय में सामग्री आगे पीछे मतलब अक्षीय प्रवाह और ऊपर नीचे मतलब त्रिज्यीय प्रवाह में ढकेली जाती है। इससे अच्छा कन्वेक्टिव मिश्रण और कुछ शियर भी मिलता है। ये महीन पाउडर, हल्के पेस्ट या पाउडर में थोड़ी मात्रा में लिक्विड मिलाने के लिए बहुत अच्छा है। और सिग्मा ब्लेड मिक्सर, इसके जेड आकार के ब्लेड तो काफी अलग दिखते हैं। क्या ये रिबन ब्लेंडर से बहुत अलग काम करता है? हाँ, काफी अलग। सिग्मा ब्लेड मिक्सर बहुत ज्यादा गाढ़ी, चिपचिपी या आटे जैसी सामग्री के लिए बनाया गया है। अच्छा, हैवी ड्यूटी। बिल्कुल। इसके 2 जेड शेप के ब्लेड बर्तन के तल में पास पास घूमते हैं, अक्सर अलग अलग स्पीड से और विपरीत दिशाओं में। वे सामग्री को खींचते, फाड़ते और गूंथते हैं, जिसे नीडिंग कहते हैं। नीडिंग? जैसे आटा गूंथना? हाँ, बिल्कुल। बेकरी में आटा गूंथने से लेकर दवाइयों के गाढ़े पेस्ट या मलम बनाने तक, जहां हाई शियर और गूंथने की जरूरत हो, वहां ये काम आता है। और प्लैनेटरी मिक्सर, इसका नाम ग्रहों की गति जैसा क्यों है? क्योंकि इसका मिक्सिंग ब्लेड, जैसे पैडल या विस्क, न केवल अपनी धुरी पर घूमता है, बल्कि पूरे बर्तन में एक ग्रह की तरह परिक्रमा भी करता है। अरे वाह! इससे ये बर्तन के लगभग हर कोने तक पहुंच जाता है। ये शियर और फाड़ने मतलब टीयरिंग की क्रिया करता है। कम स्पीड पर सूखे पाउडर मिला सकता है, लेकिन तेज स्पीड पर यह क्रीम, मलहम या गीले दाने बनाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। बेकरी वाले इसे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। देखा है मैंने नोट्स में। एक और बड़ा दिलचस्प मिक्सर है एयर मिक्सर या फ्लूइडाइज्ड मिक्सर। हवा से मिश्रण, ये सुनने में तो जादुई लगता है। क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, और ये बहुत प्रभावी है। इसमें पाउडर या दानों के ढेर के नीचे से कंट्रोल्ड स्पीड से हवा या गैस पास की जाती है। अच्छा। जब हवा का वेग सही होता है तो कण हवा में तैरने लगते हैं और उबलते हुए पानी की तरह दिखते हैं। इसी को फ्लूइडाइज्ड बेड कहते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड? हाँ, इस अवस्था में कण तरल की तरह बिहेव करते हैं और बहुत तेजी से और बहुत समान रूप से मिल जाते हैं। कमाल है। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें मिश्रण के साथ साथ दानों को सुखाया भी जा सकता है। इसलिए टैबलेट बनाने में गीले ग्रेनुलेशन के लिए ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा, ड्राइंग भी साथ में? हाँ, मिक्सिंग और ड्राइंग एक साथ। कमाल है। तो हमने कई बैच मिक्सर देखे। संक्षेप में कंटिन्यूअस मिक्सर की बात भी कर लेते हैं, जैसे बैरल टाइप और जिगजैग टाइप। ये औद्योगिक स्तर पर क्यों जरूरी है? देखिए, जहां प्रोडक्शन लगातार और बड़ी मात्रा में करना हो, वहां बैच प्रोसेस थोड़ी धीमी पड़ जाती है। हाँ, रुक रुक कर करना पड़ेगा। बिल्कुल। कंटिन्यूअस मिक्सर में सामग्री एक सिरे से लगातार डाली जाती है और मिक्स होकर दूसरे सिरे से निकलती रहती है। इससे प्रोडक्शन बिना रुके चलता रहता है। मतलब नॉन स्टॉप? हाँ।
बैरल मिक्सर एक घूमता हुआ सिलेंडर होता है जिसमें अंदर ब्लेड हो सकते हैं, और जिगजैग ब्लेंडर कई वी आकार के हिस्सों से बना होता है जिनसे सामग्री गुजरते हुए टंबल होती है। ये एफिशिएंसी और बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब तरल पदार्थों के मिश्रण पर आते हैं, लिक्विड मिक्सिंग। हाँ, यहाँ भी नोट्स में बल्क ट्रांसपोर्ट, टर्बुलेंट, लैमिनार और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जैसे तंत्रों का जिक्र है। ठोस मिश्रण से यहाँ क्या अलग है? तरल पदार्थों की अपनी क्या चुनौतियां हैं? तरल पदार्थों में जाहिर है कणों की गतिशीलता ज्यादा होती है, हाँ, इसलिए मिश्रण के तंत्र थोड़े अलग हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट तो वही है, तरल के बड़े हिस्से को हिलाना, जैसे आपने कहा चम्मच से चीनी घोलना। मुख्य अंतर आता है प्रवाह के प्रकार से। कम चिपचिपे तरल जैसे पानी या जूस में अगर हम तेजी से हिलाएं तो प्रवाह अशांत यानी टर्बुलेंट हो जाता है। हाँ, टर्बुलेंट। इसमें भंवर यानी एडीज बनते हैं जो तरल के छोटे छोटे हिस्सों को बहुत तेजी से एक दूसरे में मिला देते हैं। यह बहुत प्रभावी तरीका है। और अगर तरल गाढ़ा हो, जैसे शहद या ग्लिसरीन, तब क्या टर्बुलेंस काम करता है? नहीं, गाढ़े या ज्यादा चिपचिपे तरल पदार्थों में टर्बुलेंस पैदा करना मुश्किल होता है। उनमें प्रवाह परतों में होता है जिसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। लैमिनार फ्लो? हाँ, यहाँ मिश्रण मुख्य रूप से इन परतों को खींचने मतलब स्ट्रेचिंग और मोड़ने यानी फोल्डिंग से होता है। ये प्रक्रिया टर्बुलेंट मिक्सिंग से काफी धीमी और कम प्रभावी होती है। अच्छा। कल्पना कीजिए पेंट में गाढ़ा रंग मिलाना, आपको उसे काफी देर तक फैलाना और समेटना पड़ेगा। हाँ, सही है। और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, क्या ये तरल में भी होता है? हाँ, ये आणविक स्तर पर होता है, जहाँ अणु अपनी थर्मल एनर्जी के कारण खुद ब खुद कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर जाते हैं। जैसे पानी में स्याही की एक बूंद धीरे धीरे अपने आप फैलती है। ये फिक के नियम का पालन करता है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। बहुत धीमी। हाँ, व्यावहारिक रूप से यह अकेले मिक्सिंग के लिए काफी नहीं है, लेकिन यह मिक्सिंग के अंतिम चरणों में यूनिफॉर्मिटी लाने में मदद करता है, खासकर जब टर्बुलेंस या लैमिनार फ्लो ने मुख्य काम कर दिया हो। तरल मिश्रण में इम्पेलर यानी घूमने वाले पंखे या ब्लेड्स बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। बिल्कुल। नोट्स में इनके फ्लो पैटर्न की बात की गई है, अक्षीय, त्रिज्यीय, स्पर्शीय। क्या आप इन्हें किसी आसान तरीके से समझा सकते हैं? जैसे प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल में क्या अंतर है? जरूर। सोचिए, अक्षीय यानी एक्सियल फ्लो, हाँ, ये नाव के प्रोपेलर जैसा है जो पानी को सीधा पीछे फेंकता है। सीधा पीछे? हाँ, इम्पेलर तरल को अपनी धुरी के पैरेलल ऊपर या नीचे धकेलता है। यह पूरे टैंक में सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। प्रोपेलर मुख्य रूप से अक्षीय प्रवाह देते हैं। ठीक है। फिर है त्रिज्यीय यानी रेडियल फ्लो। ये फव्वारे जैसा है जो पानी को चारों ओर बाहर की तरफ फेंकता है। चारों ओर? हाँ, इम्पेलर तरल को केंद्र से टैंक की दीवारों की ओर धकेलता है। सीधे ब्लेड वाले टरबाइन और पैडल मुख्य रूप से रेडियल प्रवाह देते हैं। ये हाई शेयर पैदा कर सकता है। हाई शेयर। और तीसरा है स्पर्शीय यानी टेंजेंशियल फ्लो। ये कप में चम्मच से चाय घुमाने जैसा है। तरल इम्पेलर के चारों ओर घूमता है। ये भंवर यानी वॉर्टेक्स बना सकता है, जो कभी-कभी मिक्सिंग के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, वॉर्टेक्स अच्छा नहीं है हमेशा? हमेशा नहीं। ज्यादातर इम्पेलर इन प्रवाहों का मिक्सचर पैदा करते हैं। जैसे झुके हुए ब्लेड वाले टरबाइन, जिन्हें पिच्ड ब्लेड टरबाइन कहते हैं, वो अक्षीय और रेडियल दोनों प्रवाह देते हैं। अच्छा, दोनों? हाँ, और वो बहुत प्रभावी मिक्सिंग करते हैं। सही इम्पेलर और फ्लो पैटर्न का चुनाव तरल की चिपचिपाहट और मिक्सिंग के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। अब उस चुनौती पर आते हैं जब हमें ऐसी चीजों को मिलाना हो जो आपस में घुलती नहीं, जैसे तेल और पानी से इमल्शन बनाना। हाँ, इमल्शन या सस्पेंशन। नोट्स कहते हैं कि इसके लिए होमोजेनाइजर इस्तेमाल होते हैं। सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर का जिक्र है, जो तीव्र शीयरिंग बल और टर्बुलेंस पैदा करता है। ये सामान्य मिक्सर से कैसे अलग है? सिल्वर्सन मिक्सर एक हाई शेयर रोटर स्टेटर डिवाइस है। इसमें एक रोटर यानी घूमने वाला हिस्सा बहुत तेजी से एक स्टेटर यानी स्थिर हिस्से के अंदर घूमता है। रोटर और स्टेटर? हाँ, दोनों में बहुत बारीक छेद या स्लॉट होते हैं। तरल को रोटर खींचता है और तेजी से इन छेदों से बाहर फेंकता है। इस प्रोसेस में तरल को अत्यधिक शेयर और टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा शेयर? हाँ, जो तेल की बूंदों को तोड़कर बहुत छोटा मतलब माइक्रोन साइज का कर देता है और उन्हें पानी में समान रूप से फैला देता है। ये स्थिर और महीन इमल्शन या सस्पेंशन बनाने के लिए आइडियल है। फिर है कोलॉइड मिल। ये भी शेयर पर आधारित है, लेकिन नोट्स कहते हैं कि ये मिक्सिंग के साथ मिलिंग यानी पिसाई भी करता है।
क्या इसका मतलब है कि सिल्वर्सिन से भी ज्यादा शक्तिशाली है? ये अलग तरह से काम करता है। कोलॉइड मिल में भी एक रोटर और स्टेटर होता है, लेकिन उनके बीच का गैप बहुत ही कम होता है, माइक्रोन में, और उसे एडजस्ट भी किया जा सकता है। अच्छा, गैप एडजस्टेबल है। हाँ, सामग्री इस संकरे गैप से गुजरती है। रोटर की बहुत तेज गति, मतलब हजारों आरपीएम, और इस संकरे गैप के कारण अत्यधिक शेयर पैदा होता है। ये न केवल तरल बूंदों को छोटा करता है, बल्कि अगर मिश्रण में कोई ठोस कण है तो उन्हें भी पीसकर बारीक कर देता है। अच्छा, इसलिए मिल। हाँ, ये बहुत चिकने पेस्ट, मलहम या सस्पेंशन बनाने के लिए उपयोगी है, जहां कणों का आकार घटाना भी जरूरी हो। और तीसरा तरीका तो बिल्कुल अनोखा है, अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर। ये अल्ट्रासाउंड तरंगों का इस्तेमाल करता है। क्या ये आवाज से मिश्रण करता है? एक तरह से हाँ, कह सकते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की साउंड वेव्स तरल में भेजता है। अच्छा। ये तरंगे तरल में तेजी से दबाव में उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, संपीड़न और विरलन। इससे माइक्रोस्कोपिक बुलबुले बनते और फूटते हैं। इसे कैविटेशन कहते हैं। कैविटेशन। हाँ, कैविटेशन। इन बुलबुलों के फूटने से लोकल लेवल पर बहुत तीव्र शॉकवेव्स और लिक्विड जेट्स उत्पन्न होती हैं, जो तेल की बूंदों को तोड़कर प्रभावी ढंग से मिला देती हैं। अरे वाह, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह प्रक्रिया ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करती। बिना गर्मी के? हाँ, इसलिए यह गर्मी के प्रति संवेदनशील, मतलब थर्मोलेबल पदार्थों जैसे कुछ प्रोटीन या विटामिन के इमल्शन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ये भी बहुत महीन, लगभग 1 माइक्रोन के ग्लोब्यूल बना सकता है। वाह, यानी बिना गर्मी के मिश्रण, ये तो वाकई एडवांस तकनीक है। बिल्कुल। अंत में अर्थ ठोस चीजों जैसे मलहम, क्रीम या पेस्ट के लिए क्या खास है? नोट्स में सिग्मा और प्लैनेटरी मिक्सर का फिर से जिक्र है। हाँ, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, ये दोनों मिक्सचर गाढ़ी और चिपचिपी सामग्री को संभालने में माहिर हैं। सिग्मा मिक्सर का वो गूंथने का एक्शन और प्लैनेटरी मिक्सर की बर्तन में हर जगह पहुंचने की क्षमता उन्हें मलहम और पेस्ट जैसी चीजों के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है। एक और उपकरण है ट्रिपल रोलर मिक्सर, 3 रोलर्स। ये कैसे काम करता है और ये क्यों जरूरी है? क्या ये सिग्मा या प्लैनेटरी से बेहतर है? ये एक अलग उद्देश्य के लिए है। बेहतर कहना ठीक नहीं होगा। ट्रिपल रोलर मिक्सर का मुख्य काम मिक्सिंग के साथ साथ किसी भी बचे हुए कण या गुच्छे को पीसकर असाधारण रूप से चिकना और एक समान बनाना है, फिनिशिंग टच देना है। अच्छा, फिनिशिंग के लिए। हाँ, इसमें 3, कभी-कभी 5 भी बहुत चिकने कठोर रोलर्स होते हैं, जो एक दूसरे के बहुत पास लगे होते हैं और अलग-अलग गति से घूमते हैं। अलग-अलग गति से? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सामग्री को पहले तो रोलर्स के बीच डाला जाता है। जैसे ही ये रोलर्स के बीच की संकरी जगह, जिसे निप कहते हैं, से गुजरती है, उसे जबरदस्त शीयर और दबाव का सामना करना पड़ता है। इससे कण टूटते और फैलते हैं। फिर ये दूसरे और तीसरे रोलर के बीच से गुजरती है, जहां गति का अंतर और ज्यादा होने से और भी महीन पिसाई होती है। और भी महीन? हाँ, ये फाइनल प्रोडक्ट को वो सुपर स्मूथ टेक्सचर देता है, जो खासकर कॉस्मेटिक क्रीम या मलहम में जरूरी होता है। तो ये सिग्मा या प्लैनेटरी का पूरक हो सकता है। पहले उनमें मिक्सिंग, फिर ट्रिपल रोलर से फिनिशिंग। समझ गई। तो आज हमने देखा कि मिश्रण सिर्फ हिलाना नहीं है, बल्कि एक सटीक विज्ञान है। बिल्कुल। ठोस पदार्थों के लिए टम्बलिंग की सौम्यता से लेकर सिग्मा ब्लेड की गूंथने की ताकत तक, तरल पदार्थों के लिए टर्बुलेंस की तेजी से लेकर लैमिनार फ्लो की परतों तक, हाँ, और अघुलनशील चीजों के लिए सिल्वर्सन के हाई शीयर से लेकर अल्ट्रासाउंड की कैविटेशन तक, हर प्रक्रिया और उपकरण का अपना खास महत्व है। सही। रिबन ब्लेंडर के वो दोहरे हेलिकल ब्लेड हो या ट्रिपल रोलर मिल के घूमते सटीक रोलर्स, हर डिजाइन एक खास चुनौती का हल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और निष्कर्ष ये है कि कोई एक सबसे अच्छा मिक्सर नहीं होता। चुनाव हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या मिला रहे हैं। कणों का आकार, प्रभाव क्षमता, चिपचिपाहट, गर्मी के प्रति संवेदनशीलता वगैरह। हाँ। और आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसा चाहिए, कितनी एकरूपता, कणों का अंतिम आकार, बनावट क्या होगी। सही तकनीक और उपकरण का चुनाव ही उत्पाद की सफलता की कुंजी है। गलत चुनाव का मतलब हो सकता है एक अप्रभावी दवा, या एक खराब दिखने वाली क्रीम, या एक अस्थिर पेंट। ये सब जानने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है। मिश्रण की प्रक्रिया में होने वाले छोटे छोटे बदलाव, जैसे मिक्सिंग की स्पीड या टाइम में मामूली अंतर, फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी या असर को किन अनजाने तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म हो सकता है। क्या हम हमेशा इन सूक्ष्म प्रभावों को माप भी पाते हैं? और जैसे जैसे नई सामग्रियां
और जटिल फॉर्मुलेशन विकसित हो रहे हैं। मिश्रण को और सटीक और कुशल बनाने की अगली सीमा क्या हो सकती है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।